Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. In previous video, we have studied about characteristic of modern age, renaissance of Europe, movement in religious reformation, nationalism and rise of autocracy, trading between Europe and Asia. In this video, we will study establishment of trading companies. बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट स्थापना कैसे हुआ उस सब के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो ट्रेडर्स थे वे फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड करके काफ़ी धनवान बन रहे थे, रिच बन रहे थे, प्रॉस्पेरिटी हो रही थी कंट्रीज़ में, लेकिन उसके बावजूद बहुत से प्रॉब्लम भी उनके सामने आ रहे थे और वे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए वे जो ट्रेडर्स के जो कार्य थे वे क्राफ्ट्समैन वगैरह को देने लगे और क्राफ्ट्समैन जो थे वे रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते थे और स्टॉक करते थे और इस तरह से ट्रेडर्स जो थे प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिए। इसीलिए ट्रेडर्स कंपनीज स्टार्ट करने लगे और कुछ ट्रेडर्स ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी एस्टेब्लिश्ड किए लंदन में और वह जो कंपनी था भारत में 17th सेंचुरी में आया और इसी तरह के और भी यूरोपियन कंट्रीज कंपनीज एस्टेब्लिश्ड किए और वे यूरोपियन कंट्रीज थे हॉलैंड एंड फ्रांस। स्टूडेंट्स, इस तरह से जो ट्रेड था यूरोप में वो काफ़ी फ्लोरिश हो रहा था, काफ़ी बढ़ रहा था और इससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा था, लाभ हो रहा था, जिससे कि उस समय की जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ था वो काफ़ी चेंज हो रहा था, बदलाव हो रहा था। ट्रेड करने से ट्रेडर्स लोग काफ़ी ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ में फ्लोरिश कर रहे थे, यानी ट्रेड और इंडस्ट्रीज काफ़ी समृद्धशाली बन रहा था और मिडिवल पीरियड में जो ट्रेड होता था उसमें गोल्ड और सिल्वर का उपयोग किया जाता था ट्रांजैक्शन के लिए और नए ट्रेड सेंटर भी एस्टेब्लिश किए जा रहे थे, जैसे लंदन, ब्रिस्टल, ये सब न्यू ट्रेड सेंटर थे और ट्रेड को और फ्लोरिश करने के लिए बैंक्स वगैरह खोले जा रहे थे, जिससे कि यानी बैंक से ट्रेडर्स को कैपिटल प्रोवाइड किया जा सके और जो ट्रेडर्स थे वे अपने ट्रेड में कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्ट करके ट्रेड को और अधिक फ्लोरिश कर सके, बढ़ा सके और इस तरह से ट्रेड काफ़ी बढ़ रही थी और इंडस्ट्रीज भी फ्लोरिश हो रही थी, जिससे कि शिप वगैरह बनाया जाने लगा और ट्रेड के बढ़ने से काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था और यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी प्रॉस्पर बन रहे थे। सोशल इफ़ेक्ट, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रेड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, तो इस तरह से इन कार्यों में अदर लोग भी जुड़ रहे थे, बैंकर्स, ब्रोकर्स, क्लर्क, अकाउंटेंट
और ये जो थे जो ट्रेड से रिलेटेड थे, इनको मिडिल क्लास पीपल कहा गया। मिडिल क्लास पीपल में स्किल्ड वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स भी आए। और ये जो वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स थे यानी मिडिल क्लास के पीपल थे, वे सुपरस्टिशंस और ट्रेडिशंस में विश्वास नहीं करते थे। वे नए चीज़ को जानने में उत्सुक रहते थे और इस तरह से मिडिल क्लास के पीपल का इस सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क था ट्रेड के फ्लोरिश में, इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने में। इसीलिए इनको मॉडर्न सोसाइटी का मिडिल क्लास को मॉडर्न सोसाइटी का बैकबोन कहा गया। ट्रेड काफ़ी तेज़ी से फ्लोरिश हो रहा था और जो ट्रेडर्स थे वे अपनी स्वेच्छा से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे और रूलर जो थे वे ट्रेडर्स को उनके प्रॉस्पेरिटी के अनुसार उनको रैंकिंग दिया करते थे, जैसे फर्स्ट सेकंड इस तरह से उनको रैंक दिया जाता था। जो अधिक प्रॉस्पेरस रहते थे, अधिक डेवलप्ड ट्रेडर्स थे, उनको फर्स्ट, उसके बाद उनका सेकेंड रैंक इस तरह से रैंक दिया जाता था और इन लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता था और रिस्पेक्ट दिया जाता था। और इस तरह से ट्रेड जो था राइज हो रहा था और साथ में फ्यूडलिज्म जो था डिक्लाइन कर रहा था। फ्यूडलिज्म आप प्रीवियस क्लास में जान चुके हो, अगर नहीं जाने हो तो प्रीवियस क्लास का वीडियोस को आप यानी 7 क्लास के वीडियोस को आप देखिए, फिर आप समझ जाओगे फ्यूडलिज्म क्या है। और इस तरह से एक नया सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसको कि मॉडर्न सोसाइटी कहा गया। इस मॉडर्न सोसाइटी में एक थर्ड ग्रुप भी इस्टेब्लिश्ड हुआ और वह थर्ड ग्रुप था लेबर सोसाइटी के। इस तरह से समाज में 3 ग्रुप बन चुका था और जो रिच पीपल होते थे वे फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के ऑनर हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे और वे अपने प्रॉफिट के लिए रॉ मटेरियल्स वगैरह बहुत चीप कॉस्ट पर, सस्ते दामों पर ख़रीदा करते थे और महंगे दामों पर कॉस्टली जो इंडस्ट्रीज़ में गुड्स प्रिपेयर किए जाते थे उनको सेल करते थे। यानी कि जो सामान फैक्ट्रीज में बनते थे उसको महंगे दामों पर वे बेचा करते थे, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ होता था। इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश्ड हो जाने से क्या जो गुड्स, जो सामान हाथों से क्राफ्ट्समैन वगैरह बनाते थे, अपने फैमिली के सहयोग से जो गुड्स तैयार किए जाते थे, उनका जो गुड्स है वो मार्केट में कम एट्रैक्टिव ब्यूटी के हुआ करते थे, जिससे कि इनके जो गुड्स थे वे मशीन से बने हुए गुड्स का सामना नहीं कर पाए और जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, ट्रेडिशनल वर्क था जो हाथों से किए जाते थे, वे समाप्त होने लगा और इनका धंधा पूरा समाप्त हो गया, जिससे कि ये जो लोग थे ये अपना काम छोड़कर इंडस्ट्रीज में वर्क करने लगे लेबर के रूप में। बदले में उनको सैलरी प्राप्त होता था और यह जो सिस्टम था यह सबसे पहले इंग्लैंड में यूज किया गया, यानी कि लेबर्स वगैरह इंडस्ट्रीज के फैक्ट्रीज में
फैक्ट्रीज़ में वर्क कर रहे थे और यह फैक्ट्रीज़ कहाँ इस्टेब्लिश किए गए थे? इंग्लैंड में। और फिर इंग्लैंड से के बाद अदर कंट्रीज़ में भी यह फ्लोरिश हुआ, डेवलप्ड हुआ। कॉटन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और स्टीम इंजन जो था वह ह्यूमन लेबर का स्थान ले लिया, यानी ह्यूमन लेबर जो कार्य करते थे उसकी जगह पे स्टीम इंजन आ गया। और एनिमल स्ट्रेंथ के जगह पे, यानी एनिमल पावर, यानी कि एनिमल जो कार्य करते थे उनके जगह पे मशीन्स आ गए, जिससे कि बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। और पावर स्टीम एनर्जी जो था वह शिप के स्पीड को बढ़ा दिया, यानी कि शिप कहाँ चलाए जाते हैं? पानी में। और शिप का स्पीड जब बढ़ गया, यानी तेज़ी से शिप चलने लगा, तो ट्रांसपोर्टेशन जो था फास्ट हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होने का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किए गए थे उनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो आसानी से उनके तक पहुंच जाता और उनसे जो गुड्स प्रिपेयर किए जाते वे मार्केट तक बहुत इजीली चले जाता। और इस तरह से मॉडर्न सोसाइटी में इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन हुआ। न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट, rapid increase in the production in industries with the help of machines is known as industrial revolution. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ अभी मैंने आपको बताया। बच्चों 18th सेंचुरी के पास्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हो चुका था और यह अदर कंट्रीज में भी स्प्रेड होने लगा था। और बाद में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज किया जाने लगा और इंडस्ट्रीज में ब्लास्ट फर्नेस इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिससे कि आयरन प्योर किया जाने लगा, आयरन के गुड्स प्रिपेयर किए जाने लगे। और न्यू डिस्कवरी और मेथड ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हेल्प किए। और इस तरह से यूरोप कंट्रीज में रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्शन हो रहे थे इंडस्ट्रीज में वो बहुत तेज़ी से हो रहा था और गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही थी। और इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज जो थे जो ट्रेडिंग कर रहे थे उनको अधिक से अधिक रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी। और रॉ मटेरियल के फुलफिलमेंट के लिए, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के बीच एक प्रतिस्पर्धा सा हो गया, कंपटीशन हो गया अधिक से अधिक कॉलोनीज बनाने के लिए। बच्चों कॉलोनीज क्या होते हैं? तो कॉलोनीज होते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में आए, एशिया अफ्रीका में आए और वहाँ पे वे लोग कॉलोनी बनाने लगे। जैसे ट्रेडिंग करने के लिए आए तो ट्रेड करने के लिए सुविधा होने के लिए जिस एरिया में वो ट्रेड करने लगे उस एरिया को अपने कब्ज़े में लेने लगे। और उस एरिया को कब्ज़े में लेते लेते वे समृद्धशाली होते जा रहे थे और अधिक पावरफुल भी होते जा रहे थे, जिससे कि अपनी पावर से जिन एरियाज़ में वे रह रहे थे उस एरिया के गवर्नमेंट को अपने कब्ज़े में कर लेते थे और उस एरिया पर अपना शासन करने लगते थे। जैसे ब्रिटिश जो था वो इंडिया में पूरी तरह से अपना शासन करने लगा था, तो इंडिया जो था वो ब्रिटिश का कॉलोनी बन गया।
तो इसी तरह से यूरोपियन पीपल जो थे कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने के लिए अदर कंट्रीज़ में जाने लगे, ट्रेड के साथ साथ वो कॉलोनी एस्टेब्लिश करने लगे। सबसे पहले जो प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ थे, कॉन्टिनेंट थे, उस पर वे अपना नियंत्रण एस्टेब्लिश किए। जैसे कि अमेरिका जो काफ़ी प्रॉस्पेरस था, समृद्ध था, वहाँ पर यूरोपियन अपना कॉलोनीज बनाए। स्पेन लोग सेंट्रल अमेरिका और साउथर्न अमेरिका में अपना कॉलोनीज एस्टेब्लिश किए। फिर इंग्लैंड जो था वो नॉर्थ अमेरिका में और कोस्टल एरियाज़ में, जैसे ये कोस्टल एरियाज़ क्या होता है, जो समुद्र के ओशियन के जो पास में एरिया होता है उसको कोस्टल एरिया कहा जाता है। तो इंग्लैंड जो था ये नॉर्थ अमेरिका में और कोस्टल एरिया में अपना कॉलोनीज एस्टेब्लिश किया था। और स्पेन जो था वह साउथर्न और सेंट्रल एशिया में, साउथर्न यानी कि ये एरिया ये साउथर्न एरिया है, और सेंट्रल अमेरिका में इन प्लेसेस पर स्पेन का कॉलोनीज थे। डच लोग साउथ ईस्ट एशिया ऑफ इंडोनेशिया, इन एरियाज़ में डच लोग अपना कॉलोनी बनाए थे। पोर्टुगीज़ जो इधर रहते थे, पोर्टुगीज़, डच, इंग्लैंड, ये सभी के सभी इधर रहते थे इस साइड में यहाँ पर, और ये यहाँ से इधर ट्रेड करने आते थे। जैसे पोर्टुगीज़ जो थे भारत में सबसे पहले, ये भारत है, यहाँ से पोर्टुगीज़ यहाँ ट्रेड करने आए थे। और उसके बाद फिर इंग्लैंड, ये इंग्लैंड लोग भारत में आए, और फिर डच और फ्रांस भी इंडिया में आए और अपना कॉलोनीज एस्टेब्लिश किए। और सबसे ज़्यादा समय तक इंग्लैंड इंडिया में अपना कॉलोनीज रखा। यूरोपियन जो थे वे बाद में अफ्रीका, ये अफ्रीका है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में अपना कॉलोनीज एस्टेब्लिश किए। और इस तरह से वे अपने कॉलोनीज से रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर लिया करते थे और अपने कंट्रीज़ में भेजा करते थे, और उनसे जो गुड्स प्रिपेयर होता था उसको उन्हीं कॉलोनीज़ में लाकर बेचा करते थे हाई रेट पर। और इस तरह से जो लोकल पीपल हुआ करते थे वे एक्सप्लॉइट होते थे, उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन लादा जाता था। बच्चों, द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द कॉलोनीज इज़ नोन एज कॉलोनियलिज्म। जो लोग कॉलोनीज बना रहे थे वे अपना कॉलोनीज अधिक से अधिक एस्टेब्लिश कर रहे थे, अधिक से अधिक स्थापित कर रहे थे और उन एरियाज को बढ़ा रहे थे, और इसी को कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। कॉलोनियलिज्म को बनाने में ये जो यूरोपियन कंट्रीज के पीपल थे वे के मेन रूप से 2 ग्रेट कंसेक्वेंसेस थे, माने कि प्रॉब्लम्स हो रहे थे। वे प्रॉब्लम्स ये थे कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी खुद में उनमें कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, आपस में झगड़े होने लगे, और जिसका कारण हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ।
यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने का मेन रीज़न था यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में कॉलोनीज़ के लिए झगड़े होना, और सेकेंड था वे अपने कॉलोनीज़ को बनाए रखने के लिए, अपने पावर को बनाए रखने के लिए वे चाहते थे कि लोगों को शिक्षा न दिया जाए, उन्हें पिछड़ा छोड़ दिया जाए, जिससे कि लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइट किया जा सके और उन्हें इलिटरेसी ऑफ डार्कनेस में, बैकवर्डनेस में रखा जाए, यानी अंधेरे में रखा जाए। और जब वे अंधेरे में रहेंगे, उन्हें ज्ञान नहीं होगा, तो ये अपना कॉलोनीज को बहुत दिनों तक बनाए रख सकते थे। उनका इस तरह का सोच था जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं था।